हेलो एवरीवन। हम आ चुके हैं अपने थर्ड पार्ट पर। तो आज हम अपना पूरा यूनिट जो है वो हम कवर कर लेंगे। तो उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में देखा था कि उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या मोड्स रहता है। तो 12th क्लास के बाद हम यूजी, पीजी और पीएचडी वगैरह करते हैं। और उसके बाद जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इसके बाद हमने कॉलेजेस देखे थे कि कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं, कुछ अपना फ्रीडम के अनुसार अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं और अपने एग्ज़ाम पैटर्न अपने हिसाब से चलाते हैं। लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो इसमें अपना यूजी आता है, 12th क्लास की बात करते हैं और फिर उसके बाद यूजी के बाद पीजी करते हैं और उसके बाद फिर पीएचडी, डीफिल ये वगैरह करते हैं। मोड्स की बात करें हम तो रेगुलर मोड है, तो लोग बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाके और कॉलेजेस जाके डायरेक्ट अपनी क्लासेस लेते फेस टू फेस। फिर उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग होती है, जहाँ पर दूसरी जगह बैठकर भी लोग एक जगह से दूसरी डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है उनको। कुछ ऑनलाइन एजुकेशन होती है जहाँ पर उनको क्लास लेने यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना पड़ता, वो घर बैठे अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फिर कुछ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होते हैं, ओडीएल प्रोग्राम कहते हैं जिनको, जिसमें भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करना पड़ता बच्चों को, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो ब्लेंडेड लर्निंग होती है जहाँ पर ऑफलाइन विथ ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है। फिर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमने इंपॉर्टेंस देखा था डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स और नॉलेज की प्राप्ति होती है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का, और साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन वर्क में लोगों को एक हेल्प मिलती है रिसर्च वर्क और इनोवेशन करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। आगे हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि SDG 4 के अंदर ये हमारा एजुकेशन आता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर देखा जाए तो 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है, मतलब इन लोग का टारगेट है इस इंस्टीट्यूट का कि इनको 17 लक्ष्य प्राप्त करने हैं। अब उनके 17 क्या क्या लक्ष्य हैं तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals। ये सब 17 ये आपको याद होने चाहिए। और खासकर ये अपना जो फोर्थ वाला है ये क्वालिटी एजुकेशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका मेन टारगेट ये है कि लोगों के पास स्किल्ड यूथ होने चाहिए, है ना। स्किल्ड मतलब यूथ के पास स्किल्ड यूथ होना चाहिए, हायर एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए, किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रमोट टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल और जो टेक्निकल एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। रोल की बात करें तो रिसर्च और इनोवेशन पे ध्यान देती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस मिलती है और कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। और इसमें देखा जाए तो इनके जो मेजर इनिशिएटिव है एक्सेस टू हायर एजुकेशन, है ना, कि कॉलेजेस खुले नए, ग्रामीण क्षेत्र में भी कॉलेजेस खुलें ताकि लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको भी सही तरीके से एजुकेशन मिले। डिजिटल लर्निंग हो, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएँ ताकि किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो बच्चों को ज़्यादा भटकना ना पड़े, एक जगह बैठ के ऑनलाइन लर्निंग का मज़ा ले सकें। दूसरी चीज़ स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, मतलब प्रोग्राम इस तरीके से उनके बने ताकि स्किल बेस्ड कोर्सेज जो हैं, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग, ये सब उनको मिले ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए, इससे उनका एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा। जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं एजुकेशन में कि फीमेल्स को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मेल को अकेला मिल रहा है। रिसर्च और इनोवेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ प्रमोटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च वर्क के साथ और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि इंटर्नशिप कराने में भी कोई दिक्कत ना हो। इम्पॉर्टेंस फॉर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इसको ये फ़ायदा मिलता है कि क्वालिटी एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है क्वालिटी उसकी इंप्रूव हो रही है, साथ में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ये भी बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन, है ना, रिसर्च वर्क को और इनोवेशन को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, प्रमोट हो रहे हैं, और स्किल्ड वर्कफोर्स एक क्रिएट हो रहा है। लोग
ऐसे नहीं है कि ना किसी को स्किल आता है ना कुछ आता है। अब इसमें हमने देखे थे ये ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी थी हमने सिंगल जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, एक चीज़ थी, ये जितने भी जो स्ट्रक्चर दिया, ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से घुमा के आ सकता है और पूछ सकते हैं आपसे कि किसमें क्या चेयरपर्सन होते हैं, किसमें कितने मेंबर्स होते हैं, या फिर उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कौन सा इंस्टीट्यूट किसके लिए अकाउंटेबल है, उसके प्रोग्राम्स क्या, खासकर ये प्रोग्राम्स पे आएंगे क्वेश्चन कि कौन सी संस्था कौन से प्रोग्राम्स कराती है। तो हमने इसमें देखा था नेक के बारे में, NIRF के बारे में। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है, PPT फाइल है, ये अगर आपको चाहिए तो अभी तो मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, बट अगर आपको ये चाहिए है तो इसके लिए सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर का एक हम टारगेट लेके चलते हैं। उसके बाद मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर जैसे होंगे तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूँगा और उसमें ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ही आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लगता है कि कुछ एडिशनल जानकारी आपको लिखनी है तो आप बगल से ही लिख सकते हैं। इसको आप हार्ड कॉपी निकलवा लें या सॉफ्ट कॉपी में ही आप एडिट का काम कर सकते हैं, PDF में एडोब से हो जाता है। अदरवाइज़ आप चाहें तो फिर अलग से इसको एक हार्ड कॉपी निकलवा के आप उसमें भी अपने नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके बारे में हमने देखा था। नेशनल मेडिकल कमीशन, NCT, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ICAR, वेटनरी काउंसिल, आयुष काउंसिल, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब देखा था। और आज से हम चालू करेंगे ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल फंडिंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इट्स एसोसिएटेड यूनिट्स, रूसा, PM ऊषा, DST, DBT। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्या आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, प्रशासनिक संरचना कहते हैं इसको। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द सेंट्रल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल, पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, क्योंकि ये मैं लेक्चर घर वगैरह से बनाता हूँ, इसलिए कोई अलग से मेरा स्टूडियो तो है नहीं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हम देख लेते हैं, को शुरू करना है। टीचर एजुकेशन, ये हमारा सब हो चुका था। यहाँ से हमें करना है, चलिए ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। अब हम डिस्कस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और यही कंट्रोल करता है, और इसी की जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल लोग इसी के लिए होते हैं, इसको देना पड़ता है, क्योंकि यही मेन बॉडी है इंडिया में जो कि एजुकेशन पर फोकस करती है। इसी के लिए लोग अकाउंटेबल होते हैं और यही डिसाइड करती है। चलिए तो हो, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ द सेंट्रल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब जो स्कूल का डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंडर में आता है, और साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन का है वो भी इसके अंदर में आता है। मतलब स्कूल में जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक की पढ़ाई होती है वो भी, और साथ ही साथ जो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वगैरह आते हैं ये भी इसके अंडर में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी बनाने में मददगार रहती है, एजुकेशन पॉलिसी पे काम करती है। क्वालिटी एजुकेशन रिसर्च वर्क इसको प्रमोट करती है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये बनाती है कि ये और बढ़ते जाएँ ताकि लोगों को एडमिशन मिलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले, तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा छूट जाए, कोई रह ना जाए बच्चा। फिर उसके बाद इम्प्रूव करते हैं एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब जेंडर भेदभाव ना हो, लोग बराबरी से सबको पार्टिसिपेशन मिले, ना अमीर गरीब का कोई दिक्कत हो और सबका इंक्लूजन हो। और मेजर प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स, हायर एजुकेशन फंडिंग स्कीम्स, रिसर्च प्रमोशन प्रोग्राम्स, तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और डिजिटल लर्निंग तो अब ये कॉमन हो गया, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मेजर प्रोग्राम है और ये मोस्ट ऑफ द जो हम आगे पढ़ेंगे ना तो सब में ये होगा कॉमन। फिर आते हैं रूसा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय
उच्चतर शिक्षा अभियान। अब ये लॉन्च हुआ था 2013 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा करा गया था इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, मतलब जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका स्तर बढ़ाना और कॉलेजेस को और अच्छा करना, और ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, मतलब एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हों, इक्विटी एंड एक्सेस इन हायर एजुकेशन, और इक्विटी लाना, और ताकि हर बच्चे को एक मौका मिले पढ़ने का। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मतलब क्लासेस वेल सेटल्ड हों, बेंचेस वगैरह हों, और लाइब्रेरीज हों, लैब्स हों, किसी बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत ना है। मतलब ऐसा ना हो कि जो हमें पढ़ना है उसकी किताबें अवेलेबल ना हो, साथ ही साथ पता चल रहा है कि जो टीचर्स है वही अवेलेबल ना हो, और साथ ही साथ और भी जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए पड़ती हैं एक एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, वही ना हो। तो ये सब पे ध्यान देते हैं ताकि ये सब चीज़ें हों यूनिवर्सिटी कॉलेज में। अब देखिए इसके प्रोग्राम भी सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट करना, मॉडल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करना, फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरिंग करना। अब आते हैं पीएम ऊषा। तो लॉन्च इन 2023 एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ रूसा, उसी का कंटिन्यूएशन है, और इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि वही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देना है ना, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना उसको इम्प्लीमेंट कराना जो 2020 में आई थी, प्रमोट करना मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है, अलग अलग जो एजुकेशन होती हैं, अलग अलग जो फील्ड्स होती हैं उनको प्रमोशन देना, इम्प्रूव करना डिजिटल और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है आजकल जो है, आजकल डिजिटल चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो उसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखता है ताकि कोई बच्चा रह ना जाए उस चीज़ से। फिर उसके बाद प्रोग्राम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव ये फिर आ गया, इसमें रिपीट हो गया, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च प्रमोशन, इनको तो आपको याद ही करना है अच्छे से। आगे हम बात करें डीएसटी में, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना है, साइंटिफिक जो साइंस की पढ़ाई रहती है उस पर ध्यान देना है हमें, साइंस और टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि लैब वगैरह हैं, केमिकल वगैरह हैं, ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो सके, और साइंटिफिक टैलेंट और रिसर्च प्रोग्राम को इनकरेज करना। फिर इसके प्रोग्राम से रिसर्च ग्रांट्स करना, इनोवेशन प्रोग्राम लाना, साइंस की स्कॉलरशिप देना ताकि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले और वो अच्छे से पढ़ सकें, फाइनेंशियल इशू जिसको तो वो अच्छे से कर सकें, किसी भी तरीके की रिसर्च वर्क में दिक्कत ना है। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज ये सब बनाना ताकि लोग अपने एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर सकें। डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को प्रमोट करना, बायोटेक इंडस्ट्री और इनोवेशन को डेवलप करना, बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन और ट्रेनिंग को सपोर्ट करना। अब प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रांट्स आते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स आते हैं, वही स्कॉलरशिप वाला उसको ही फेलोशिप कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक लेबोरेटरीज है ना, डेवलपमेंट करना बायोटेक लेबोरेटरीज का, और सपोर्ट करना यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट को। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग बॉडीज, यूनेस्को, कॉल, यूनिसेफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले यूनेस्को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी तो इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी लोग को पता नहीं होता और कन्फ्यूजन करके देते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको याद करके जाइएगा। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, सबको अच्छे से याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। प्रमोट एजुकेशन, देखा जाए तो वैसे तो पहली यूनिट आपकी लगभग ईजी है, आगे थोड़ी जो है कुछ डिफिकल्ट हैं और कुछ बहुत ईजी हैं। बाकी अगर आप बार बार इसको वीडियोस को देखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं और आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और मेरे हिसाब से तो शायद इसका कंपटीशन भी उस लेवल का नहीं है, तो वैकेंसी तो वैसे कम है इसमें, पर कंपटीशन भी उतना नहीं है, तो आप लोग चाहें तो ये जॉब हासिल कर सकते हैं। बस आपको ये है कि रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। आप कुछ भी अगर मैं पढ़ा दूंगा, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, आप सोचें एग्जाम में दिया तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम आपको 10 से 12 बार पढ़ना पड़ेगा अगर आपको चाहिए ही है आपको अगर सिलेक्शन, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। वैसे भी कंपटीशन आजकल हर फील्ड में ज़्यादा है, तो लोग वैसे ही पढ़ के आने लगे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स ना कटें, और ऊपर से इसमें इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस्टेब्लिशमेंट इन 19 इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं? एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, कल्चरल वर्ल्ड वाइड को फैलाना। जैसे देखा होगा बहुत सारी हेरिटेज जो वर्ल्ड साइड रहती हैं तो वो भी इसके अंडर में आ जाती है, तो उसको प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। इनकरेज करते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन, प्रोटेक्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को, पीस को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन के द्वारा हो उसको डेवलप करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है कि
हम इस तरीके से चीज़ों का यूज़ करें कि हमें आज तो फ़ायदा मिले और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी फ़ायदा मिले। प्रोग्राम्स की बात करें तो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये प्रोग्राम चलाते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये सब इन पे काम करते हैं। कॉल की बात करें तो ये होता है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, इसका हेडक्वार्टर है अपना कनाडा के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये एकमात्र ऐसा है जो ये वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये सब है ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात करता है। ये एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये उसमें मदद करता है। डिजिटल लर्निंग एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उस पर भी काम करता है, सपोर्ट करता है उसको। प्रोग्राम्स की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन इनिशिएटिव्स हेल्प करता है और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की हेल्प करता है, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका भी आपको शायद आ सकता है फुल फॉर्म। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। ऑब्जेक्टिव्स हैं वही प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट, इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रमोट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना। ये दो तीन इसके मुख्य उद्देश्य हैं। फिर प्रोग्राम की बात करें तो चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गर्ल्स एजुकेशन इनिशिएटिव्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगे, और यही इसका मेन इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम्स तो आएंगे ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स और इस्टेब्लिशमेंट ये आपको ध्यान रखना है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 1966 में हुआ इस्टेब्लिश, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देना एशिया के अंदर, पॉवर्टी को हटाना, कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉवर्टीज़ को हटाना, मतलब ऐसे फंडिंग करते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। फिर उसके बाद होता है आपका सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और सोशल डेवलपमेंट को, ठीक है। अब प्रोग्राम इसके क्या है, फंडिंग फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट, मतलब ये फंड करता है ताकि पढ़ाई लिखाई किसी की रुक ना जाए, किसी को दिक्कत ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसमें ज़्यादातर करवाते हैं हम वर्ल्ड बैंक को। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1944 में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी को हटाने की बात करते हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, और एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इसको प्रमोट करते हैं। प्रोग्राम है इनके एजुकेशन डेवलपमेंट, फंडिंग, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब इसके प्रोग्राम्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट 1 आज कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको बार बार देखें, रिवीजन करें। और अब हम अगले वीडियो में इसका यूनिट 2 लेके आएंगे, हायर एजुकेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आप तैयार हैं ना? तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।